सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद करते हुए उनके द्वारा रास्ते दिखाने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने लिखा कि आज तो मां सद्भाग्य तमसो मां ज्योतिर्मय मृत्योर्मर्ग्य और अर्थात असत्य से सत्य की ओर और साथ ही अंधेरे से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। शुक्रिया दादी, आपने मुझे इन शब्दों का सही अर्थ समझाया और इन शब्दों के साथ जीना सिखाया है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में काफी व्यस्तता के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों रिलैक्स करने के मूड में हैं। आपको बता दें शायद इसलिए वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। खबर है कि उन्होंने काम से कुछ दिनों का ब्रेक लिया है और वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में अकेले छुट्टी मना रहे हैं। इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हड़बड़ा कर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के कॉटेज में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और साथ ही प्रियंका गांधी का ये कॉटेज काफी खूबसूरत भी है। तो आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पर लगातार सभी पार्टी रैली कर रही है और इसी संदर्भ में अब राहुल गांधी छुट्टी के मूड में है, जिसके बाद वो छुट्टी मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के कॉटेज में ये छुट्टी मना रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें इस दौरान पीएम मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में सलामी दी और साथ ही निरीक्षण भी किया। आपको बता दें इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश ने जैसी एकजुटता दिखाई ये ठीक वैसी ही है जैसी कल्पना लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और उनके संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा श्रेय महर्षि वाल्मीकि को ही जाता है। देश की सैकड़ों रियासतों को राजे रजवाड़ों को एक करके और देश की विविधता को आधार भारत की शक्ति बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदुस्तान को वर्तमान स्वरूप दिया। पीएम ने आगे ये भी कहा कि देश को सरदार पटेल की वाणी प्रसाद के रूप में मिली और सरदार पटेल ने पूरे देश को एकता के एक सूत्र में बांधा था। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6 सालों में हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने का निरंतर प्रयास किया है। इसके साथ ही पीएम ने आगे ये भी कहा कि भारत माता की जय और सरदार पटेल अमर रहे के नारे लगाए। तो वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अन्य को राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई और साथ ही इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और नई दिल्ली के सांसद मीनाक्षी लेखी भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ आपको बताते चले शाह ने पटेल जयंती पर ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रीय गौरव और हम सबके प्रेरणा स्रोत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित। और साथ ही आपको बता दें इस ट्वीट में उन्होंने आगे ये भी लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह नेतृत्व, निष्ठा और राष्ट्र भक्ति सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। बता दें पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते आज देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसी के साथ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उन्हें आज के दिन याद किया।
पुलवामा को लेकर पूरे देश में राजनीति जोरों पर है, जिसमें हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की पड़ोसी देश के मंत्री की स्वीकृति के बाद अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें, बेगूसराय और सिवान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान की संसद में उसके एक मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ है, जबकि राहुल गांधी कहा करते थे कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है और पाकिस्तान की सिर्फ बात बरगलाने के लिए की जाती है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए आगे ये कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान के वकील बने हुए हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो आपको बता दें, पुलवामा हमले के कबूलनामे के बाद, पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद लगातार जो केंद्र सरकार के मंत्री है वो विपक्ष पर हमलावर है और जिस संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं और वो पाकिस्तान के वकील बनते हैं। उन्होंने कहा है कि इस कबूलनामे के बाद राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा का पूरा हमला सामने आया था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे, तो उस दौरान विपक्ष भद्दी राजनीति कर रही थी और उन्होंने कहा था कि ये पूरा हमला केंद्र सरकार ने कराया है ताकि वो चुनाव जीत सके। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, इस दौरान मोदी सरकार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली और वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सवाल उठा रहे विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बीते साल हुए पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग इस दुख में शामिल नहीं थे और वो इसमें भी अपना स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही जा रही थी, कैसे कैसे बयान दिए जा रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था तब स्वार्थ की भद्दी राजनीति चरम पर थी। तो आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब देश 40 जवान के शहीद होने का दुख मना रहा था तो उस दौरान भी विपक्ष अपनी भद्दी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरीके की राजनीति कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि राजनीति में कई लोगों के लिए सिर्फ राजतंत्र और राज्य में एक तरह से कह सकते हैं कि राजतंत्र को एक तरह से उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त 40 जवान शहीद थे, लोग इस दुख की घड़ी में जवानों के साथ थे, तो कुछ नेता उस टाइम पे भद्दी राजनीति कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली सीप्लेन सेवा का उद्घाटन किया। बता दें, इस दौरान पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को देश के नाम समर्पित किया है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से किया है। बता दें, सीप्लेन की सेवा रोजाना अहमदाबाद से केवड़िया तक उपलब्ध की जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीप्लेन के जरिए केवड़िया से अहमदाबाद तक का सफर करेंगे, जबकि 31 अक्टूबर से अहमदाबाद केवड़िया मार्ग पर उड़ानें शुरू की जाएगी और साथ ही सीप्लेन सर्विस का जिम्मा स्पाइसजेट एयरलाइंस को दे दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिवाली से पहले ही दिल्ली वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी की रकम सीधे खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। साथ ही इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने ev.delhi.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया। बता दें, इस दौरान पोर्टल के जरिए आप सब्सिडी मिलने वाले वाहनों की लिस्ट, डीलर और चार्जिंग जो स्टेशन की डिटेल है वो सीधे तौर पे देख सकते हैं और साथ ही इस योजना के तहत
दिल्ली सरकार ने पुराने वाहन के बदले नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए से लेकर 1,50,000 तक का इंसेंटिव देने की भी घोषणा की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के देवरिया की, जहां उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां जहां पूरी ताकत झोंकने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी भी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। बता दें, इसी क्रम में आज चुनावी जनसभा करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया जिले के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचने वाले हैं, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी और साथ ही कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ प्रदेश के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में आज देवरिया जनपद में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक जनसभा होनी है। जैसा कि हम आपको बताते हैं, देवरिया सदर सीट पर स्वर्गीय विधायक जन्मेजय सिंह के बाद जब यह सीट खाली हुई थी, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के देवरिया विधानसभा पर चुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विशाल जनसभा करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ लोगों की भारी भयंकर भीड़ लग चुकी है। अब देखना यह होगा मुख्यमंत्री के आने के बाद से लोगों का वोट किसकी तरफ बढ़ता है। देवरिया से कृष्णानंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में यूपी के गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया है, जहां सबका साथ सबका विकास के मंत्र को साथ लेकर चलने वाली योगी सरकार ने अल्पसंख्यक बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करने का फैसला किया है। बता दें, यूपी में लागू कल्याणकारी योजनाओं से बेटियों को जोड़कर इस योजना को शामिल किया गया है, जहां इस योजना के तहत योगी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों की शादी में 20,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि किसी प्रदेश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने इस दिशा में एक अहम कदम उठाया है। तो आपको बता दें, कह सकते हैं कि योगी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, जहां पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उन्होंने एक बड़ा तोहफा दिया, जिसके तहत वो इस समुदाय की बेटियों को शादी में एक आर्थिक मदद देने वाले हैं। तो वहीं देश में कोरोना मामलों की संख्या में लगातार सुधार होता दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर कोरोना मामलों में तेजी आ गई है। वहीं दूसरी ओर संक्रमितों से ठीक होने की संख्या भी लगातार बढ़ती दिख रही है। हालांकि देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 81,37,000 के पार पहुंच चुकी, जिसमें से 74,32,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं और वहीं 5,82,000 से ज्यादा मरीज अभी भी इस भयंकर वायरस से जूझ रहे हैं, जबकि 1,21,000 से ज्यादा मरीजों ने इस संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया है। वहीं अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,268 नए मामले सामने आए, जबकि 551 लोगों के इस संक्रमण की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने वादा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम और राइट टू हेल्थ लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत लोक सेवा आयोग की बजाय डीजी हेल्थ सर्विसेज अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट डिग्री की वैधता की जांच कर इंटरव्यू के आधार पर उनको तुरंत नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है और इसमें सुधार तब तक नहीं होगा जब तक डॉक्टरों, लैब टेक्नीशियनों, रेडियोलॉजिस्ट, नर्सों और साथ ही गायनोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट और साथ ही साथ रेगुलर डॉक्टरों की कमी रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है।
फ्रांस के विरोध की आग अब भारत तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रों ने इस्लामिक आतंकवाद संबंधी बयान के खिलाफ देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किए। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसे प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन पर सख्त रुख अपनाया है और जहां यूपी डीजीपी कार्यालय की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि हिंसा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको बता दें, इस दौरान संवेदनशील जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए गए। वहीं सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश पर खास नजर बनाए हुए है। तो आपको बता दें, फ्रांस के विरोध में जो आग लगातार सभी देशों में फैली है, इस संदर्भ में अब भारत भी आ चुका है, जहां पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि अगर उपद्रवी इस तरीके से की कोई भी घटना को अंजाम देने की सोचते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, देश के कई इलाकों में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे, जिसके बाद योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो वहीं तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति एनुअल मैक्रों पर कथित इस्लामोफोबिया फैलाने के आरोपों पर भारत ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आपको बता दें, भारत ने चार्ली हेब्दो के कार्टून विवाद में फ्रांस के राष्ट्रपति एनुअल मैक्रोन पर किए गए निजी हमले की निंदा की। वहीं विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में फ्रांस में हुए आतंकी हमले की आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी वजह या किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता। बता दें, मैक्रोन ने कट्टरपंथी इस्लाम के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद इस्लामिक देश उनके खिलाफ हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका और यूरोप के कई देश मैक्रोन के समर्थन में भी आगे आए हैं, जिसको लेकर भारत ने कहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा कतई स्वीकार नहीं है और हम बर्बर आतंकी हमले में फ्रांसीसी टीचर के कत्ल की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवार और फ्रांसीसी जनता के साथ है। रुक करते हैं अगली खबर की और खबरों में बात करते हैं यूपी के बिजनौर की, जहां यूपी के बिजनौर के थाना नटटोर क्षेत्र में देर रात हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई, जहां एक कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। हादसा इतना भयंकर था कि कार में सवार 5 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल व्यक्ति की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। बता दें, कार में सवार लोग बरेली से कलियर के लिए जा रहे थे जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा सामने आया। तो वहीं यूपी के थाना आगरा ताजगंज क्षेत्र में लगातार टप्पेबाजी की घटनाएं बढ़ रही है, जहां एक बार फिर टप्पेबाजों ने होटल में आए पर्यटक से टप्पेबाजी की। जानकारी के मुताबिक टप्पेबाजों ने गाड़ी में रखे हजारों रुपए का बैग लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सदर सीओ और ताजगंज पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने जल्द टप्पेबाजों को गिरफ्तार करने की बात कही है। एक सुशील तिवारी जी हैं जो एफसीआई के ठेकेदार हैं जी। वो अभी 1 घंटे पहले आए थे होटल में रुकने के लिए। किसी ने उन्हें बताया कि उनकी गाड़ी से तेल टपक रहा है। वो बाहर निकल के आए, अपनी गाड़ी का बोनेट उतार के चेक करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, गाड़ी ठीक मिली, तो फिर गाड़ी के अंदर गए तो देखा उसमें बैग नहीं था। उसमें उनके कुछ पैसे थे, लगभग 80,000 बता रहे हैं वो थे। तो बाद में ये उन्हें ज्ञात हुआ कि टप्पेबाजी उनके साथ किसी ने की है। तो कैमरे में हमने 3 लड़के हमने पहचान किए, उनके लिए दबिश मार रहे हैं, जल्दी हम। तो वहीं यूपी के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, घटना हाटमपुर कोतवाली के भद्रस गांव की है, जहां एक युवक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, बदमाशों ने गोली मारकर घटना को अंजाम दिया और हत्या कर मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक ये घटना जो है वो एक आपसी विवाद को लेकर बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना को संज्ञान में लिया और आगे कार्रवाई करने की बात कही है और साथ ही आरोपियों की तलाश में भी पुलिस अब जुट गई है।
तो वहीं यूपी के कासगंज में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, इस दौरान कासगंज में थाना सवाहर क्षेत्र के पास एक मालवाहक वाहन ने एक महिला और 22 सवार को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, इस पूरी घटना में बाइक सवार युवक को गंभीर चोटें भी आई है, जिसके बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। खबरों में बात करते हैं अब यूपी के प्रतापगढ़ की, जहां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाश ने एक बाइक सवार युवक को सरेआम गोली मार दी। बता दें, पूरी घटना लखनऊ वाराणसी हाईवे की है, जहां घर जा रहे एक युवक पर अचानक कुछ बदमाशों ने आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने आनन फानन में पीड़ित युवक को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना रानीगंज अंतर्गत भैंसोना गांव है, वहां के निवासी अतीक अहमद उर्फ मुन्ना, इनको गोली मारी गई है। लगभग 1-1.5 घंटा पहले पुलिस को सूचना मिली थी। तत्काल इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां से इनको प्रयागराज रेफर किया जा रहा है। अभी बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछा गया घटना के बारे में, पूरा डिटेल में उनसे बयान लिया गया है। 2 लड़के बताए गए हैं जो बाइक से थे, जिनके द्वारा इनके ऊपर फायर किया गया है और उनको छर्रे लगे हैं। घटना के कारण क्या थे, इसके बारे में सीओ रानीगंज और उनकी पूरी टीम को लगाया गया है। घटना के बारे में छानबीन करने के लिए स्थानीय लोगों से भी वार्ता की गई है और बहुत जल्द ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। एक चीज़ क्लियर है कि घटना का मोटिव कोई लूट नहीं था, क्योंकि इनके पास जो बाइक थी, मोबाइल था और जो पैसा था वो इन्हीं के पास है। इनके पास से वो रिकवर भी हुआ है। तो घटना का कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण है, जिसके बारे में जानकारी की जाने की। तो वहीं कन्नौज जिले के छिपरामऊ कोतवाली के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान से भरे ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया। बता दें, आग लगने से ट्रक में लदा सारा सामान बुरी तरीके से जलकर खाक हो गया। वहीं इस घटना के बाद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को आग की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने ट्रक के सामान को रेस्क्यू भी किया। बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ी देर से पहुंची, जिसके चलते ट्रक में जो लदा सारा सामान है वो जलकर खाक हो गया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। खबर औरैया से है, जहां कलेक्ट्रेट में तैनात एक चपरासी को शहर कोतवाली पुलिस द्वारा पीट कर घायल किए जाने के बाद उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद मौके पर एसडीएम ने जांच के आदेश देते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। आपको बता दें, दरअसल बताया जा रहा है कि कर्मचारी सुनील की पत्नी ने ही अपने पति की शिकायत की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कलेक्ट्रेट में तैनात कर्मचारी सुनील को कोतवाली लेकर आई। जानकारी के मुताबिक घायल चपरासी को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने मामले में जांच के आदेश जारी किए हैं। पत्नी से कहा कि मुझे जाना है, वो कह रही है तुम्हारे अवैध संबंध है। हमने कि आप एडीएम साहब के अर्दली से बात कर लो, हम ड्यूटी पे जाएं। और ड्यूटी पे बंदा जाके उसने मोबाइल फेंक दिया, हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई किसने शुरू की? पत्नी ने। तो बीच बचाव में उसकी उंगली में चोट लग गई। उसके बाद वो जो है 112 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस आई पकड़ ले गई। फिर वो बलबीर सिंह दरोगा के पास पहुंची, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया पूरा। फिर वो उसको ले गए कहीं घुमाने के लिए। जब वो लौट के आए तब उन्होंने मुझे बहुत मारा। बलबीर सिंह दरोगा। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार।
पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शो 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन्स पर लाइव। नेशन फर्स्ट के सभी लाइव बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, शेड्यूल्स और सभी पिछले शो 3G या 4G किसी भी नेटवर्क पर शानदार स्पीड के साथ। नेशन फर्स्ट लाइव ऐप इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।